अच्छा, कभी आपने वो 3 गेंदें हवा में उछालकर पकड़ने की कोशिश की है? मजेदार तो है, पर है ना मुश्किल। अब जरा सोचिए अगर वो गेंदें ग्रह हो, प्लैनेट्स, और हर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा हो। यही है वो मशहूर 3 बॉडी प्रॉब्लम। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इतनी मुश्किल क्यों है और हमें इससे क्या लेना देना है? हाँ, ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, अगर सिर्फ 2 चीजें हों, जैसे अपनी धरती और चांद, तब तो मामला काफी सीधा लगता है ना? बिल्कुल। उनकी चाल, उनका ऑर्बिट, सब कुछ एकदम पक्के फॉर्मूले से पता चल जाता है, प्रिडिक्टेबल है। हाँ, टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सटीक एलिगेंट सॉल्यूशंस हैं। न्यूटन ने हमें वो दिए थे। सब सेट। पर जैसे ही कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में आता है, मान लीजिए एक और तारा या कोई छोटा ग्रह, बस वहीं से ना सारा खेल पलट जाता है। अच्छा, कैसे? अब देखिए, हर कोई बाकी दोनों को खींच रहा है। ये जो आपसी खींचातानी है ना, ये सिस्टम में एक तरह का केओस, मतलब गड़बड़ी, और कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी ले आती है। हम्म। वो जो पहले वाला आसान सा डांस था ना 2 बॉडीज का, वो अब एक उलझा हुआ अनप्रिडिक्टेबल चक्कर बन जाता है। समझ गई। मतलब अब वो सीधा साधा हिसाब नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और यही असली चुनौती है। 2 बॉडीज के लिए तो बढ़िया गणितीय फॉर्मूला है, जिसे हम क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन कहते हैं। क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। मतलब एक साफ सुथरा जवाब। हाँ, एक नीट इक्वेशन जो आपको किसी भी समय पर उनकी पोजीशन बता दे। लेकिन 3 बॉडीज के लिए ऐसा कोई एक आसान जनरल फॉर्मूला है ही नहीं। सच में? कोई फॉर्मूला ही नहीं है? जनरल फॉर्मूला नहीं है। 19वीं सदी के आखिर में 2 बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ब्रून्स और पोयकरे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सामान्य तौर पर इसका कोई सीधा सरल बीजगणितीय हल निकालना मुमकिन नहीं है। अरे, मतलब नियम वही है गुरुत्वाकर्षण के, पर नतीजा एकदम अलग। बिल्कुल। नियम सरल हैं, पर उनका आपसी इंटरेक्शन सिस्टम को बहुत जटिल बना देता है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो वैज्ञानिक इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं? मतलब स्पेस मिशन वगैरह कैसे प्लान होते हैं फिर? उनमें तो ग्रहों की चाल का हिसाब रखना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स और सिमुलेशंस। सिमुलेशंस। हाँ, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो वक्त को बहुत छोटे-छोटे, मतलब बहुत ही छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। फिर हर एक छोटे से टाइम स्टेप के लिए वो गणना करते हैं कि तीनों पिंड कहाँ होंगे, किधर जा रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के हिसाब से। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, जैसे किसी भूल भलैया में रास्ता ढूंढना हो, एक-एक कदम बढ़ाकर। और फिर वो उस जानकारी से अगले पल का अनुमान लगाते हैं, फिर अगले पल का, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मतलब ये एक तरह का बहुत बढ़िया अंदाजा है, पर एकदम 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं। आप बिल्कुल सही समझी। ये एक अंदाजा ही है, अप्रोक्सीमेशन है। और यहीं पर केओस थ्योरी की बात आती है। केओस थ्योरी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ये थ्योरी कहती है कि ऐसी जटिल प्रणालियों में शुरुआती स्थितियों में जरा सा, मतलब बिल्कुल मामूली सा फर्क भी आगे चलकर बहुत बड़े और एकदम अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। इसे सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस, बाप रे। हाँ, मतलब अगर आपने 2 सिमुलेशन शुरू किए जो लगभग एक जैसे थे, उनमें सुई की नोक बराबर भी फर्क हुआ ना शुरू में, तो कुछ समय बाद उनके नतीजे जमीन आसमान जितने अलग हो सकते हैं। ओहो, तो मतलब हम कभी पूरी तरह पक्के तौर पर नहीं जान सकते कि तीनों पिंड कहाँ होंगे? लंबे समय के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर गणना में एक छोटी सी अनिश्चितता होती है, राउंड ऑफ एरर कह लीजिए, जो समय के साथ बढ़ती जाती है, एम्पलीफाई होती जाती है। एक थ्योरेटिकल पजल है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है, बहुत गहरा असर है। पहला तो आपने खुद ही कहा, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन। हाँ, स्पेसक्राफ्ट वगैरह। किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को सही रास्ते पे भेजने के लिए ग्रहों और एस्ट्रॉइड्स के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इन जटिल गणनाओं और सिमुलेशंस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये लाखों करोड़ों डॉलर के मिशन की कामयाबी या नाकामी तय कर सकता है। सही बात है। दूसरा, ग्रहों के सिस्टम कितने स्थिर हैं ये समझने के लिए, मतलब हमारा सोलर सिस्टम स्थिर क्यों है, या दूसरे तारों के आसपास के सिस्टम का क्या होगा। अच्छा हाँ, वो मशहूर साइंस फिक्शन नॉवेल भी तो है, द 3 बॉडी प्रॉब्लम। बिल्कुल। उसमें 3 सूरज वाले सिस्टम की वजह से वहां की सभ्यता बार बार तबाह होती रहती है, क्योंकि उनका मौसम और ऑर्बिट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये दिखाता है कि यह समस्या कितनी विनाशकारी हो सकती है। हाँ, मैंने पढ़ी है, वो कमाल की किताब है। और तीसरा, ये सिर्फ ग्रहों या तारों तक सीमित नहीं है। बहुत छोटे स्केल पर भी, जैसे एटम के अंदर 3 कणों का सिस्टम, जैसे हीलियम एटम का न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन,
वो भी कुछ ऐसी ही अप्रत्याशितता दिखा सकता है क्वांटम लेवल पर। क्या बात है, यानी ये प्रॉब्लम बड़े स्केल से लेके एकदम छोटे स्केल तक मौजूद है। जी हाँ। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि कुछ खास, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, सरल मामलों में सटीक हल मौजूद हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक पिंड बाकी दो के मुकाबले बहुत ही हल्का हो, या फिर तीनों एक खास किस्म के स्थिर पैटर्न में घूम रहे हों, जैसे लैग्रांज पॉइंट्स या ऑयलर्स को लीनियर केस कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जहां तीनों एक दूसरे को ठीक ठाक प्रभावित कर रहे हैं, वहां हमें सिमुलेशंस पर ही भरोसा करना पड़ता है। ये हमें सबसे अच्छा संभव अनुमान देते हैं, जो प्रैक्टिकल कामों के लिए काफी होता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ तो बात यह है, दो पिंडों की कहानी सरल है, प्रिडिक्टेबल है, हाँ, लेकिन जैसे ही तीसरा पिंड आता है, कहानी उलझ जाती है, क्योटिक हो जाती है, और उसका कोई एक सीधा सरल फॉर्मूला नहीं बचता। बिल्कुल सही। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, या कम से कम उसका अंदाजा लगाने के लिए, हमें सुपर कंप्यूटर्स और सिमुलेशंस का सहारा लेना पड़ता है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप अनुमान देते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे ब्रह्मांड के इतने सरल लगने वाले बुनियादी नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम F = G m1 m2 r², कितना सरल है, इसी में से एक